नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। मैं हूं चंद्रकांत शर्मा और आप देख रहे हैं सीबीएल। तो आज हम बात करने वाले हैं विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर, यानी कि वह सामाजिक मुद्दे जो 12 नवंबर से 19 नवंबर 2021 के मध्य बहुत चर्चित रहे और हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक नज़र डालते हैं हम अपनी आज की विषय सूची पर और फिर विस्तार पूर्वक सभी विषयों का वारी वारी से हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सीखने की प्रक्रिया पर कोविड-19 का प्रभाव। एक रिपोर्ट आई है आसर 2021 रिपोर्ट, प्रथम फाउंडेशन के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई, उसने ये बताया कि विगत 2 सालों के अंतर्गत जब कोविड महामारी ने भारत में पैर पसारे तो उसके बाद शिक्षा का स्तर कैसा रहा और कम उम्र के बालकों में या कम उम्र के जो विद्यार्थी थे उनमें सीखने की क्षमता का विस्तार हुआ, वृद्धि हुई, स्कूलों में नामांकन बढ़े या कमे। इसी प्रकार की सारे विषय वस्तु पर बिंदुवार चर्चा करते हुए उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की। तो हम इस रिपोर्ट का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। समलैंगिक अधिकारों की हम बात करेंगे, इनकी स्थिति बात करेंगे, LGBTQ की कि अभी हाल ही में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में एक जो जज हैं उन्हें प्रमुख जज बनाने की बात की गई, मुख्य न्यायाधीश बनाने की बात की गई है, तो उनके नाम की एक सिफारिश भेजी गई है। तो इस तरह से पिछली बार के कॉलेजियम में उनके नाम की सिफारिश को हटा दिया गया था, इस बार फिर लेके आए। तो क्या स्थिति है इस प्रकार से समलैंगिक व्यक्तियों की, उनके अधिकार क्या होते हैं और भी उनकी चुनौतियां जो हैं उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती अभियान की। जिस तरह से भारत सरकार के मंत्रालयों के द्वारा सफाई सुरक्षा मित्र की चुनौतियों के लिए जो 2016 से 2019 से शुरू की गई थी चीजें, वो अब धीरे धीरे और बढ़ती जा रही हैं और इस क्षेत्र में अधिक काम हुआ है। तो क्या काम हुआ है, क्या होता है सफाई सुरक्षा में, SSC क्या होता है, तो इसके बारे में पूरा अध्ययन हम करेंगे अभी थोड़ी देर से। भारत में आंतरिक विस्थापन की बात करेंगे हम अगले चैप्टर में, यानी कि भारत में आंतरिक विस्थापन का अर्थ होता है कि एक व्यक्ति किसी दूसरी जगह पे जा रहा है अपने काम धाम के लिए या रोजगार के लिए। तो भारत में क्या हो रहा है कि परिस्थिति जन्य या कुछ प्राकृतिक आपदाओं के कारण या दंगे वंगे के कारण व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर अपने दूसरे राज्यों में ही घूम रहा है। तो क्या इस विस्थापन की दर है, विश्व स्तर पर क्या है, भारत के स्तर पर क्या है, क्या कारण होते हैं, क्या घटक होते हैं, तो इन सभी विषय वस्तुओं की हम चर्चा करेंगे। तो पूरे एकाग्र मन के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि आखिर तक आपको बहुत कुछ इस लेक्चर में मिलने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे सीखने की प्रक्रिया का जो कोविड-19 का प्रभाव पड़ा है, यानी कि बच्चों के ऊपर जिस तरह से असर हुआ है कोविड-19 महामारी का, उसके बारे में। तो सबसे पहले तो ये बात करें कि ये जो रिपोर्ट आई है ASER 2021 रिपोर्ट, ठीक है ना, किसकी है? शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट है ये, और ये इसका कौन सा संस्करण है? तो ये 16वां संस्करण जारी किया गया है। तो कई बार प्रीलिम्स में पूछ लेता है कि जो रिपोर्ट आई थी वो कौन सी थी, ठीक है, तो हमें याद रख लेना है कि ये 16वीं रिपोर्ट थी, ठीक है। अब ये रिपोर्ट जो है उसने ऐसा बताया है कि भाई साहब निजी ट्यूशनों पर निर्भरता में वृद्धि हुई है, यानी कि स्कूलों में जाने की बजाय, है ना, बच्चों ने क्या किया है, निजी ट्यूशन क्लासेसों पर अधिक जोर दिया है। उसके पीछे का कारण यह था कि स्कूल तो लग नहीं रहे थे, तो प्राइवेट सेक्टर को वृद्धि हुई है। लोगों ने बच्चों तक पहुंच बनाई, तकनीकी के माध्यम से पहुंच बनाई या स्थानीय स्तर पर पहुंच बनाकर उनको पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई हो नहीं रही थी या स्कूल में जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, तकनीक के माध्यम से पढ़ाई हो रही थी, वो उतनी सार्थक सिद्ध नहीं हो रही थी, ठीक है। वहीं स्मार्टफोन तक पहुंच की जो अनुपस्थिति थी बहुत सारे स्तर पर, तो उस रिपोर्ट के उसके बारे में भी यहाँ पर जिक्र किया गया। विशेष रूप से छोटी कक्षाओं में सीखने के नुकसान की भरपाई में मदद करने के लिए यह रिपोर्ट लेके आई गई। क्या हुआ है कि बड़े बच्चों ने तो बहुत आसानी से चीजों को समझना शुरू कर दिया था और उन्हें आत्मसात भी किया, लेकिन छोटे बच्चों के पास तकनीकी संसाधनों की कमी हम मान लें, या उनको उस तरह के एसेसरीज को चलाना नहीं आता था, या उन तक पहुंच नहीं बन पाई। और कुछ बच्चे तो इस स्तर पर ऐसे थे कि उनको पहली या दूसरी या तीसरी क्लास में एडमिशन ही लेना था और उसी समय कोविड आ गया, तो उन्होंने तो स्कूल का चेहरा भी नहीं देखा कि किस तरह से ऑफलाइन क्लासेस होती हैं। तो वही पूरी स्थिति में इस रिपोर्ट में निकाला गया। तो सर्वेक्षण के बारे में कुछ प्रमुख बिंदुओं पर हम चर्चा करें कि आखिर क्या क्या है इसमें, और सर्वेक्षण जब किया गया तो किन किन बिंदुओं को सम्मिलित किया गया था, ठीक है।
एक बात और है जो प्री में पूछी जा सकती है आपसे कि ये जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट या सर्वेक्षण जो है वो प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा लाया गया। ये अपने तरह का एक अनूठा सर्वे है, फोन आधारित सर्वे था ये, जो कोविड-19 महामारी के दौरान प्रथम 6 महीनों के बाद शुरू किया गया था, ठीक है, 6 सितंबर से, ठीक है। प्रारंभिक स्तर पर आधारभूत शिक्षा के स्तरों पर प्रदान किए जाने वाली जो अंतर्दृष्टि की श्रेणी है तो सबसे बेहतर माना जाता है। क्यों माना जाता है कि ये शुरुआत की कक्षाओं में किस तरह की गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की गई है या बच्चों तक उनकी पहुंच हुई है कि नहीं, इस चीज के इसके सारे नमूनों को ये संकलित करता है। वर्ष 2011 की जनगणना को सैंपलिंग फ्रेम में उपयोग किया गया और देश भर के बच्चों की मूलभूत कौशल के बारे में जानकारी जुटाई गई। इस सर्वेक्षण के माध्यम से शुरू की है, ठीक है। 2018 में 3 से 16 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का सर्वेक्षण किया गया था, ठीक है, और भारत के लगभग सभी ग्रामीण जिलों को सम्मिलित किया गया। 5 से 16 वर्ष के आयु के वर्ग के बच्चों की मूलभूत पढ़ने और उनकी अंकगणितीय क्षमताओं का अनुमान लगाया गया कि आखिर जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो उनको कितना समझ में आया और समझने के बाद उनके समझने सोचने की क्षमता जो थी वो कितनी विकसित हुई है। तो ये सारी चीजें यहां से निकाली गई हैं, ठीक है। 2020 की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो 2021 में आई, ये पहला फोन आधारित सर्वेक्षण था जिसमें स्कूल बंद होने के 6वें महीने यानी सितंबर 2020 में आयोजित किया गया, शुरू किया गया और 2021 में इस रिपोर्ट को प्रदान किया गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा किया गया। अब हम ये देखें कि आखिर इस सर्वेक्षण या इस रिपोर्ट के माध्यम से क्या चीज देखने को हमें मिलती है जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। प्रमुख बिंदुओं में सबसे पहले रिपोर्ट बताती है कि सरकारी स्कूलों में नामांकन में वृद्धि हुई है, ठीक है। एक धीरे धीरे समय ये बदल रहा था कि लोग अपने बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिला रहे थे, लेकिन जैसे ही कोविड महामारी का दौर आया, निजी स्कूलों निजी संस्थानों की फीस में अत्यधिक वृद्धि हुई है। स्कूल नहीं लग रहे थे तो भी बस ट्यूशन फीस सारी बसों को, तो पेरेंट्स ने, अभिभावकों ने क्या किया कि अपने बच्चों को निकालना शुरू किया और सरकारी स्कूलों में उनका दाखिला कराना शुरू कर दिया। तो ये स्थिति निकली कि सरकारी स्कूल के छात्रों के नामांकन में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है, जबकि निजी स्कूलों के नामांकन की बात करें या निजी स्कूलों के नामांकन की दर देखें तो पिछले 10 वर्षों में सबसे कम रही। यानी कि अब प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर लोग कहां जाने लगे हैं, सरकारी स्कूलों में जाने लगे थे इस दौरान में, ठीक है। निजी स्कूलों के बजाय सरकारी स्कूलों में स्पष्ट वृद्धि देखा गया। कैसे देखा गया देख लेते हैं कि जो वर्ष 2018 में 64% था तो वह 2020 में बढ़ के 65% हो गया है और 2021 में इसकी स्थिति 70.3% हो गई है, ठीक है। मतलब एक व्यक्तिगत मैं बताऊं कि मेरे भाई बहन लोग भी भोपाल में पढ़ते थे, लेकिन कोविड-19 के कारण चाचा चाची ने कहा कि नहीं, इन्हें हम अपने साथ ही रखेंगे, अभी शहर में नहीं रखेंगे, तो वो गांव चले गए। अब गांव गए तो वहां प्राइवेट स्कूल की जगह पे सरकारी स्कूलों में उनका दाखिला कराया गया। तो ऐसे ही सभी दूर ये स्थिति हुई कि धीरे धीरे निजी स्कूलों निजी संस्थानों में जिन विद्यार्थियों का एडमिशन कराया गया था उन्हें निकाल के सरकारी स्कूल में उनका दाखिला कराया। निजी स्कूलों में नामांकन में वर्ष 2020 में 28% से 2021 आते आते तक 24.4% की गिरावट देखने को मिलती है। यानी कि 2020 में 28% था तो 2021 में आके वो 24.24%, मतलब सरकारी स्कूलों में जो है दाखिला बढ़ा है और लोगों ने सरकारी स्कूल पर विश्वास करना यहाँ पर शुरू किया। अब उसे यूं समझें कि विश्वास था या उनकी मजबूरी थी, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से भी परेशान थे लोग और प्राइवेट या निजी संस्थानों की स्थिति ये थी कि वो लूट मचाए हुए थे, उनके भी अपने खर्चे थे, उनका भी अलग अपना रोना था, उनके अलग समस्याएं हो सकती, तो वो उस तरह से देखा गया। लेकिन लोगों ने क्या किया कि सरकारी स्कूलों में दाखिले को बढ़ोतरी कर दी। ट्यूशन पर निर्भरता एक नया सेक्टर, एक नया क्षेत्र जिसने वृद्धि की, और वो ये था कि निजी क्षेत्र के लोगों ने ट्यूशन देना शुरू कर दिया, ठीक है। निजी ट्यूशन कक्षाओं पर निर्भरता में वृद्धि देखी गई और इसमें छात्र विशेष रूप में गरीब परिवार के बच्चों ने भी यहाँ पर ट्यूशन ली, क्योंकि स्कूल में वो पढ़ने जाते थे, स्कूल का पढ़ाई का माहौल तो पूरा ठप था, ठीक है। तो उन बच्चों ने भी निजी ट्यूशन पढ़ने पर पहले से अधिक कहीं निर्भरता बढ़ा दी थी। तो आपको ये भी याद रख लेना है। इसके बाद डिजिटल डिवाइड की बात करें, डिजिटल डिवाइस की बात करें या हम सूचना प्रौद्योगिकी के तंत्रों की बात करें कि कोविड के दौरान क्या हुआ, तो एक बहुत बड़ा डिजिटल विभाजन मौजूद था या देखने को हमें मिला,
क्योंकि बड़े लोगों के पास तो घर में लैपटॉप भी था, पाम टैब भी थे, सारे सब कुछ थे, लेकिन गरीब परिवारों के पास या जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं उनके लिए इस तरह के सूचना तंत्र या इस तरह की तकनीकी को चलाने नहीं दिया जाता था। तो प्राथमिक कक्षा के छात्रों की सीखने की क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है डिवाइस ने, यानी कि मोबाइल ने। मोबाइल कहें, लैपटॉप कहें या अन्य कोई तकनीकी, ठीक है। पहली और दूसरी कक्षा के लगभग 1/3 बच्चों के पास स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं था। स्वाभाविक सी बात है, इतनी कम उम्र में कौन अभिभावक अपने बालक बालिकाओं को स्मार्टफोन चलाने देगा, क्योंकि वो गेम ही खेलते रहेंगे पूरे टाइम, है ना। और बहुत चतुर हो चुके हैं छोटे बच्चे, गेम खेलते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं और पेरेंट्स को देखने के पहले अनइंस्टॉल भी कर देते हैं, पता ही ना चले, हिस्ट्री भी जाके डिलीट कर देते हैं। तो ऐसे माहौल में उनके पास फोन तो था नहीं, तो उनका एक गैप बढ़ गया, मतलब बहुत बड़ा एक अंतराल हमें देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है। नए प्रवेशकों के साथ समस्याएं, वही हम बात कर रहे हैं कि प्री प्राइमरी की बात करें, पहली क्लास की बात करें या आंगनवाड़ी केंद्रों की बात करें, इन विगत 2 वर्षों में आंगनवाड़ी केंद्र जाना नहीं हुआ। प्राइमरी स्कूल में जो एडमिशन लेने वाले थे वो एडमिशन लेके ही बैठे थे मार्च में, जब कोरोना आने वाला था, इसी समय एडमिशन हो रहे होते हैं और कोरोना लग गया। तो पूरा 19-20 के लेके 21 तक की स्थिति ये आई कि वो बच्चे स्कूल का चेहरा भी नहीं देख पाए कि हाँ इस स्कूल में मेरा नाम लिखा गया है, मुझे यहाँ जाना है। उन्हें पता ही नहीं है कि फिजिकल क्लास जो होती है वो कैसी होती है, क्लासरूम में कैसा होता है, कैसे शिक्षक पढ़ाते हैं, कैसा उनका इंटरेक्शन होता है, उनका संवाद कैसा होता है, ये उन्हें कोई ज्ञान ही नहीं है। तो यहाँ पर यही स्थिति आई कि नए प्रवेशकों के साथ समस्या है। प्री प्राइमरी क्लास की बात करें, आंगनवाड़ी केंद्रों की बात करें, तो ये कोई अनुभव ही नहीं उन्हें, और सीधे जाके वो लोग क्या है, औपचारिक शिक्षा प्रणाली में जो है सबसे कम उम्र के जो प्रवेशक थे उनके लिए बहुत बड़ी गिरावट देखी गई, ठीक है। कक्षा 1, 2 और 3 में से एक बच्चे ने भी कभी व्यक्तिगत कक्षाओं में भाग नहीं लिया, क्योंकि जब शुरू भी हुए स्कूल तो 9वीं से लेकर 11वीं 12वीं तक के बच्चों को ही बुलाया गया। इतनी कम उम्र के छोटे बच्चों को स्कूल में प्रवेश के लिए मनाही की गई थी, ठीक है। तो यही स्थिति देखते हैं कि स्कूल महामारी के बाद जो स्कूल प्रणाली में प्रवेश करने वाले छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली हेतु वातावरण तैयार करने के लिए समय की आवश्यकता होगी, क्योंकि अब जब बच्चे आएंगे, स्कूल खुलने लगे हैं, धीरे धीरे शिक्षा का जो वातावरण है, माहौल है, अपनी पुरानी पटरी पर लौट रहा है, तो एक बड़ी समस्या होगी कि जब वो बच्चे आएंगे तो वो किस तरह से आत्मसात करेंगे एक नए वातावरण को, क्लासरूम प्रोग्राम को, शिक्षकों के साथ उनका संवाद कैसे जुड़ेगा, उनका भावनात्मक लगाव कैसे होगा, वो देखना होगा, ठीक है। अगर सकारात्मक दृष्टिकोण की बात करें कि सकारात्मक दृष्टिकोण क्या आया इस चीज में, तो एक तो यही था कि हम सकारात्मक इसलिए भी मान सकते हैं कि निजी की जगह सरकारी स्कूलों पर दाखिला के जो नामांकन है उसमें वृद्धि हुई, ठीक है। बाकी रिपोर्ट उन बच्चों के अनुपात में गिरावट दर्ज की गई जो वर्तमान में 15 से 16 आयु वर्ग के नामांकित नहीं है। यानी कि ये कहना चाह रहा था, ये रिपोर्ट ये बताना चाह रही थी कि पहले जो 15-16 साल के बच्चे जो ड्रॉप आउट हो जाते थे, जो स्कूल को छोड़ देते थे, उसमें गिरावट नहीं आई पिछले विगत 2 वर्षों में, ठीक है। उसके पीछे का ये भी कारण था कि कुछ बोर्ड परीक्षाएं हों या स्कूल की ऐसी परीक्षाएं हों जो फेल हो जाते थे बच्चे, वो पढ़ना बंद कर देते थे, ठीक है, नहीं पढ़ते थे। अब कोरोना काल में ऐसा हुआ कि सभी पास हो गए हैं, तो उस कारण भी उन्होंने जो है उसमें नहीं आए, ठीक है। स्कूल छोड़ने वाले मुद्दों के उच्चतम जोखिम का सामना करता है, ठीक है। वर्ष 2010 में 15 से 16 आयु वर्ष के जो बच्चों का अनुपात था 16.1 था, जिनका स्कूलों में नामांकन नहीं था, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए सरकार के अथक प्रयासों के बावजूद भी संख्या लगातार घट रही। कैसे घट रही है, थोड़े से आंकड़ों पर नजर। जो वर्ष 2018 में 12.1% थी, वही 2020 में 9.9% हो गई, 12 से आ गई 9.9 तक, और वहीं 2021 में ये 6.6% हो गई है। तो ये एक गिरावट देखी जा रही है, जो कि एक सकारात्मक परिणाम है, ठीक है। इसके अलावा रिपोर्ट में और भी सारी चीज़ें बात थी, कुछ और चीज़ों को बतलाया गया था कि भाई साहब देखो कि बच्चों की अगर किताबों की बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे, वो 92.3% बच्चों के पास किताबें थीं। वहीं प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो 90.6% थी, ठीक है। वहीं अटेंडेंस की बात करें तो 29% ही बच्चे जो हैं वो जा पाए हैं, और ये बहुत बड़ी समस्या थी, ठीक है। साथ ही जो पढ़ाया गया ऑनलाइन स्तर पर वो
उसमें उनकी जो कैचिंग पावर थी वो नहीं हुई। वो समस्या 65% देखी गई कि 65% बच्चों को जो पढ़ाया गया वो समझ में नहीं आया। तो इस तरह की और भी चीज़ें निकल के आई थी इस रिपोर्ट में, जो कि इस चार्ट में है। ये चार्ट आपको मिलेगा तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब इस तरह की रिपोर्ट के बाद, सारी चीज़ों को समझने के बाद ये है कि अब आगे क्या, क्योंकि स्कूल खुलना शुरू हो गए हैं, शिक्षा का वातावरण बदलने लगा है, तो अब कोविड-19 के प्रभाव क्या छूट गए हैं जो आगे वाले दिनों में हम सुधार सकते हैं। एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। छात्रों के एक बड़े वर्ग को शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लिए स्कूलों को, शिक्षकों को और अभिभावकों के सहयोग से अकादमिक की समय सारणी को एक लचीला पुनर्निर्धारण करना पड़ेगा। यानी कि इस तरह की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी कि जिन बच्चों को पुनः दाखिला मिला है या जिन बच्चों का स्कूल की तरफ रुख हुआ है, उनको एक ऐसा वातावरण या ऐसा माहौल तैयार करना होगा जिससे वो बहुत ही जल्दी पारंगत हो जाए अपने स्कूल, अपने अकादमिक कार्यक्रम के साथ में, ठीक है। ऑनलाइन शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाना होगा। विकल्प के तौर पर ऑनलाइन शिक्षा को हमें और बेहतर, ऑनलाइन शिक्षा को बेहतर बनाने के पीछे का मतलब ये था। पिछले 2 वर्षों में भी ऑनलाइन शिक्षा को बहुत उच्च स्तर तक ले गए, लेकिन कई बार यह हुआ कि 2 घंटे 3 घंटे की लगातार क्लास चल रही, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया। तो ऐसा ना करते हुए कुछ ऐसा रोचक तरीके से पढ़ाया जाए कि केवल 30 मिनट की क्लास दी जाए, लेकिन वो 30 मिनट की क्लास इतनी रोचक और आकर्षित हो कि बच्चे को सब कुछ समझ में आ जाए। यानी कि लंबा समय देने से ज्यादा है कम समय में बहुत सार्थक और बहुत सटीक सूचनाएं बच्चों के दिमाग तक प्रवेश कराई जाएं, ठीक है। ज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर अधिक ध्यान देना होगा। ये नहीं कि केवल हम थ्योरेटिकल या किताबों का जो ज्ञान है वही बच्चों को सिखाते जा रहे हैं। उनको व्यवहारिक ज्ञान, उनको समाज की समझ, उनको सूचना प्रौद्योगिकी की समझ, यानी कि बहुआयामी दृष्टिकोण के साथ उन बच्चों पर हमें मेहनत करनी होगी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ये रिपोर्ट आई है, प्रथम फाउंडेशन के द्वारा जारी की गई है, 16वां संस्करण था, और इस रिपोर्ट के क्या क्या परिणाम हुए, तो हमने इनका विधिवत अच्छे से अध्ययन किया है। आप एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे तो आपको पूरी चीजें याद हो जाएंगी। कुछ डाटा जो है वो उसको आपको लिख कर याद रख लेना है, जो आपकी मुख्य परीक्षा में काम आ सकता है, और प्री में अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है तो वहां पर आएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम शुरू करेंगे अपना दूसरा विषय, LGBTQ अधिकार, यानी कि समलैंगिक लोगों के अधिकार। तो अब हम बात करते हैं समलैंगिक अधिकारों की। आखिर ये विषय चर्चा का विषय क्यों बन गया? तो हम ये देखते हैं कि हाल ही में क्या हुआ है कि जो वरिष्ठ अधिवक्ता थे सौरभ कृपाल, इन्होंने घोषणा की थी कि ये गे हैं और उस न्यायपालिका के क्षेत्र में पहुंचने वाले ये पहले व्यक्ति थे या पहले गे थे, समलैंगिक थे ये। तो इन्होंने घोषणा की और स्वीकार्योति पद से इन्होंने अपने आप को गे घोषित कर दिया था। 4 बार इनके नाम की घोषणा की गई, इनके नाम को उस कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा आगे बढ़ाने की बात की गई, बार बार आ गया कि इनको जज बनाया जाएगा। और हाल ही में भी सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम होता है उसने सिफारिश भेजी है कि इनको दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनाया जाना चाहिए। तो इसी आधार पर जो समूह होता है LGBTQ जिस समूह बोलते हैं, जिसमें समलैंगिक आ जाते हैं, ट्रांसजेंडर आ जाते हैं, ठीक है, तो इन सभी के लोगों के अधिकारों की व्याख्या की फिर से चर्चा होने लगी है देश में, ठीक है। तो आपको याद रखना है सौरभ कृपाल जो कि भारत के पहले समलैंगिक न्यायाधीश हो सकते हैं। अभी जो हम देखते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्टों की जब भी न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तो एक कॉलेजियम सिस्टम होता है जिसमें मुख्य जज और 2 अन्य वरिष्ठ जज होते हैं। फिर वो लोग बहुत सारे नामों को सिफारिश होती है, उसे केंद्र सरकार को भेजते हैं और फिर राष्ट्रपति की अनुमति या उनके परामर्श के बाद ये जजों की नियुक्ति कर दी जाती है। तो ये एक प्रक्रिया अलग है। उसी प्रक्रिया के आधार पर सौरभ कृपाल का नाम भेजा गया है जज बनाने के लिए। कहां के? दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उनके नाम की सिफारिश की गई है। कॉलेजियम सिस्टम का ऐसा भी होता है कि वो एक सरकार को एक बार सिफारिश भेजता है, अगर सरकार उसे नकार देती है, अगर कॉलेजियम प्रणाली ने फिर से उसी नाम की सिफारिश की तो फिर सरकार बाध्य होती है कि वह उसकी बातों को माने। यानी कि अब रास्ता तय हो गया है कि सौरभ कृपाल जो है वो जज बन सकते हैं। तो ये भारत के इतिहास में पहला मामला होगा जब किसी
किसी व्यक्ति को जज बनाया जाएगा जो अन्य स्त्री और पुरुष की श्रेणी से अलग श्रेणी का व्यक्ति है। ठीक है, अगर भारत में हम LGBTQ समुदायों की स्थिति देखें, यानी कि समलैंगिकों की स्थिति देखें, तो क्या क्या हुई। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ 2014 का जो मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रांसजेंडरों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता देना एक सामाजिक और चिकित्सा का मुद्दा नहीं, बल्कि एक मानवाधिकार या मौलिक अधिकार का मुद्दा है। यानी कि जब भी हम स्कूलों में दाखला लेते हैं, कॉलेज में दाखला लेते हैं या किसी अन्य भर्ती परीक्षाओं के फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म में दो ही चीजें आती थी, एक मेल का कॉलम आता था, एक फीमेल, यानी कि लिंग में पुरुष और महिला ही पूछा जाता था। लेकिन जब से ये मामला आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको तीसरा ऑप्शन भी देना होगा, तीसरा विकल्प भी देना होगा, और वहां पर ट्रांसजेंडर वाला विकल्प आना शुरू हो गया। ठीक है, इसके बाद नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018 का मामला देखते हैं। ठीक है, इस मामले में इस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने जो भारतीय दंड संहिता की धारा 377 थी, उसके कुछ हिस्से को हटाकर समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया। ठीक है, पहले समलैंगिकता अधिक अपराध मानी जाती थी, समान लिंग के बीच में जो भी स्थिति बनती थी, उनके वैवाहिक संबंधों की बात हो या अन्य, उसे अपराध की श्रेणी माना जाता था। लेकिन इस केस के बाद में अपराध की श्रेणी से उसको हटाकर और बाहर कर दिया गया, जिससे इस समुदाय के जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाता था वो नहीं हो रहा था और इनको स्वतंत्रता मिल गई थी। समलैंगिक अधिकारों को और प्रबल बनाया गया था इस केस के बाद से। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संविधान का अनुच्छेद 14 कानूनों के समक्ष समानता की गारंटी देता है और यह सभी वर्गों के नागरिकों पर लागू होता है। सभी वर्ग से मतलब यह था कि स्त्रियों पर भी उसी तरह से लागू होगा, पुरुषों पर, और जो तीसरा लिंग है, जो ट्रांसजेंडर जिन्हें हम कह रहे हैं, जिन्हें हम समलैंगिक कह रहे हैं, उन समुदाय के लोगों के लिए भी ये कारगर सिद्ध होगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि यौन अभिविन्यास या लिंग पहचान के मुद्दों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुप्रयोग पर योग्यकर्ता सिद्धांत को भारतीय कानून के एक हिस्से के रूप में लागू किया जाएगा। यानी कि महिला या पुरुष या वो किस तरह के उसमें गुण हैं उस तीसरे लिंग के व्यक्ति में, उसे खुद को अधिकार है कि वो महिला की श्रेणी को चुने या पुरुष की श्रेणी को चुने। जिस तरह के उसके हार्मोन्स डेवलप हैं और जिस तरह की वह अभिरुचियां रखता है, तो उसके आधार पर उसका खुद का मन है कि वो किस आधार पर जा सकता है। योग्यकर्ता सिद्धांत मानव अधिकारों के हिस्से के रूप में यौन अभियान या लिंग पहचान की स्वतंत्रता को मान्यता देता है। यानी कि वह व्यक्ति जो तीसरी कैटेगरी का है, वो यह सोच सकता है, यह बता सकता है कि मैं स्त्री की श्रेणी में जाना चाहता हूं या पुरुष की श्रेणी में। यानी कि उसके जिस तरह के गुण हैं वह स्वयं निर्धारित करेगा, ठीक है, कि उसे कहां जाना है। 2006 में इंडोनेशिया के योग्यकर्ता में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विशेषज्ञों के एक विशिष्ट समूह द्वारा प्रतिपादित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय कानून कि इस तरह के जो इस तरह की जो बातें हैं या इस तरह के जो अधिकार हैं उनके लिए सहमति बनेगी। ठीक है, समान लिंग विवाह को लेकर विवाद रहे कई बार। ठीक है, और इस विवाह के लिए सफीन जहान बनाम अशोकन KM और अन्य का जो विवाद था 2018, ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था, ठीक है, और इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पसंद करके उसे विवाह करना चाहता है, ये उसका मौलिक अधिकार है और ये उसका मौलिक अधिकार है, यानी कि मानव अधिकार के रूप में व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। इसलिए समान लिंग के युगल भी हो सकते हैं, मतलब पुरुष पुरुष से विवाह कर सकता है, महिला महिला से विवाह कर सकती है अगर उनके अंदर उस प्रकार के गुण हैं, गे प्रकार के गुण हैं, या वो ट्रांसजेंडर हैं तो ट्रांसजेंडर विवाह कर सकते हैं। ये बात कर दी गई थी 2018 में सफी जहान बनाम अशोकन KM बाद में। ठीक है, हालांकि 2021 में केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में समलैंगिक विवाह को चुनौती दी और उसके बारे में कहा कि विवाह जो है, सामाजिक विवाह, हम उसी विवाह को मानेंगे जब स्त्री या पुरुष विवाह के पश्चात संतान उत्पन्न करने के योग्य हों, यानी कि जैविक पिता या जैविक माता के रूप में उनको पहचान हो, तो इस प्रकार के विवाह को मान्यता दी जा सकती है। ठीक है, यहां पर उनकी बात की गई जैविक पुरुष, यानी कि बच्चा पैदा करने के लिए महिला या पुरुष का योग्यता की बात की जा रही थी, तभी विवाह को मान्यता दी जाएगी। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों के संरक्षण अधिनियम 2019 में भी बात की गई थी। संसद ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विधेयक 2019 पारित किया तथा
पारित किया था, जिसमें कई जानकारों द्वारा लिंग पहचान की सही ढंग से बात नहीं की गई थी। इसके लेकर इसकी आलोचना की गई कि आपने ये नहीं बताया कि पहचान के लिए कौन योग्य होगा, वो स्वयं व्यक्ति पहचान करेगा, उसकी खुद की इच्छा होगी, या थर्ड व्यक्ति के द्वारा उसकी सूचना पहचान की जाएगी। अगर इन समुदायों के समक्ष चुनौतियों की हम बात करें तो अनेक चुनौतियां यहां पर देखने को मिलती हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस तरह के समुदाय के लोगों को ऐसे ही स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, सामाजिक स्तर पर स्वीकार नहीं कर सकता है, परिवार स्तर पर स्वीकार नहीं कर सकता है। उनकी स्वास्थ्य संबंधी जो बीमारियां होती हैं, उस तरह की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की बात हो तो वहां पर भी इनके साथ भेदभाव होता है। तो वही स्थिति अगर देखें हम सबसे पहले परिवार की, तो यौन अभिविन्यास या लिंग पहचान की समस्या विवाद व पारिवारिक विघटन की ओर ले जाती है। यहां पर जब परिवार की स्थिति आती है तो परिवार के लोग ही इस तरह के स्त्री पुरुष या ट्रांसजेंडर के साथ में जो स्थिति है भेदभाव शुरू कर देते हैं और उनको अलग थलग रखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, माता पिता और उनके किसी भी बच्चों के बीच के संचार की कमी, गलतफहमी पारिवारिक संघर्ष को बढ़ा देती है। उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास नहीं किया जाता, उसके ऊपर अनावश्यक रूप दबाव किया जाता है। कई बार हम बहुत सारे पिक्चर या वेब सीरीज या नाटकों में भी देख चुके हैं कि अगर कोई इस तरह के समुदाय का कोई व्यक्ति जन्म लेता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, वो लड़का है तो उसकी लड़कियों जैसी हरकतें होती हैं, लड़कियों जैसे कपड़े पहनने होते हैं उसे, अगर लड़की है तो वो लड़के जैसे हरकतें करती है। तो घर परिवार वाले उसके ऊपर अनावश्यक दबाव बनाते हैं, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, क्योंकि वो उसको नहीं स्वीकार कर पाते हैं कि यह अन्य जो श्रेणी है उसके अंतर्गत इसकी अभिरुचि है। ठीक है, कार्यस्थल पर भेदभाव, यदि हम समूहों की बात करें, वर्क स्टेशनों की बात करें कि किसी ऑफिस में अगर इस तरह के लोग कर रहे हैं काम और धीरे धीरे उनकी आदतें जो हैं वो बदलती जा रही हैं और वो मतलब उनको बदला दिया जाए कि हाँ ये व्यक्ति गे है या ये व्यक्ति इस तरह का है, इस तरह का अभिरुचि रखता है, तो उसके बाद जो भेदभाव शुरू होता है उसका कार्यस्थल पर वो अत्यधिक देखा जाता है और इसी से सामाजिक और आर्थिक असमानता जो है वो जन्म लेती है। स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की बात करें तो समलैंगिक व्यक्तियों के साथ भेदभाव किया जाना अपराध है। ठीक है, सरकार ये बताई चुकी है, लेकिन एलजीबीटी समूह के लोगों को स्वास्थ्य प्रणाली के भीतर सेवाओं तक खराब व अपर्याप्त पहुंच मिलती है। ये वही बात है ना कि स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में भी उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। ठीक है, यहां पर एचआईवी की रोकथाम की बात करें, परीक्षण की बात करें, उपचार सेवाओं तक पहुंचने की क्षमता जो है उसमें बाधा उत्पन्न करता है स्वास्थ्य संबंधी मामलों के मुद्दे। अलगाव और नशीली दवाओं का दुरुपयोग। अब देखो, जब आप समाज, परिवार, रिश्तेदारों के द्वारा इस प्रकार के समुदाय के व्यक्तियों के साथ भेदभाव किया जाने लगेगा, अलगाव किया जाने लगेगा, इस दुख से ग्रसित होकर वो इस तरह की भावनात्मक चीजों से दुखी होकर, आहत होकर क्या करते हैं कि धीरे धीरे अलग सलग रहने लगते हैं, एकांत अपना लेते हैं और धीरे धीरे नशीली दवाइयों का उपयोग शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे नशे की गिरफ्त में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी स्थिति होती है। आगे की राय, भारत में अगर इस समुदाय की बात करें हम तो कैसे, अगर जज के रूप में कृपाल जी का नाम आ जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा इस नाम पर मोहर लगा दी जाती है, तो एक मील का पत्थर साबित होगा वो समलैंगिक समुदाय के लिए, एलजीबीटीक्यू समूह के लिए, समुदाय के लोगों के लिए, कि उनकी श्रेणी से भी निकलकर कोई व्यक्ति पढ़ लिख कर समाज के बीच में प्रतिस्थापित होकर न्यायपालिका के जो उच्च स्तरीय पद हैं उन तक पहुंच रहा है। ठीक है, आगे की राय में बात करें तो एलजीबीटी समुदायों को एक भेदभाव विरोधी कानून की आवश्यकता है। ठीक है, जो क्या कर सके, उनकी लिंग पहचान की बात कर सके, यौन अभिविन्यास के बावजूद जो उनकी उत्पादकता जीवन है या संबंध बनाने का जो अधिकार है वो दे। ठीक है, क्योंकि इसी तरह की स्थिति आने से, उनको कानूनन सुरक्षा मिलने से समाज का जो भेदभाव है वो कम हो जाएगा। सरकारी निकायों की बात करें, विशेष रूप से स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था से संबंधित निकायों को यह सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है कि एलजीबीटी समुदाय को सार्वजनिक सेवाओं से वंचित ना किया जाए और उनके यौन अभिविन्यास के लिए उन्हें परेशान ना किया जाए। ये बहुत बड़ा मील का पत्थर है। सरकारी संस्थानों की बात करें, स्वास्थ्य सुविधाओं की, अगर
धीरे धीरे ये लोग उनसे उनके अधिकारों को छीनना बंद कर देंगे, उन्हें अधिकार प्रदान करना प्रारंभ कर देंगे, तो वह समुदाय भी समाज का प्रमुख हिस्से में आएगा और उनके लोगों का आर्थिक या जो सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है या इन चीजों से वंचित कर दिया जाता है, तो वहां पर भी उनको बहुत सारी चीजें मिलने लगेंगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का दूसरा विषय। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे अपने तीसरे विषय की। तो हम बात करने वाले हैं अब सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती अभियान की। ठीक है, ये अभियान एक बहुत अच्छा अभियान है। एक तो जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो सेप्टिक टैंक में या जो लाइन होती है जो अपशिष्ट पदार्थों की, प्रदूषित जल की, उनको ही सफाई करते थे पहले, कैसे, मैनुअली जाके। तो वहां पर मशीनीकरण को बढ़ाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा ये अभियान चलाया गया था। ठीक है, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा, आपको याद रखना है किस मंत्रालय का प्रोग्राम है ये, शहरी और आवासीय कार्य मंत्रालय के द्वारा विश्व शौचालय दिवस। ठीक है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। तो समारोह के भाग के रूप में एक सप्ताह का स्वच्छ अमृत दिवस जो है वो चलाने के लिए सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती जो अभियान था, ठीक है, उसको जागरूकता के रूप में शुरू किया गया है कि जितना अधिक हो सकता है आप मशीनी का प्रयोग कीजिए। सफाई जो कर्मी होते हैं, जो सफाई सुरक्षा कर्मी होते हैं, उनसे मैनुअली या उनसे हाथ से मैला साफ या सेप्टिक टैंक जो है उनकी सफाई नहीं करवानी है। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की अगर हम बात करें जो इसी से जुड़ा हुआ है, तो सभी राज्यों, शहरों, जो यूटी हैं, जो छावनी बोर्ड हैं, ठीक है, उनकी भूमिका और प्रसारों को मान्यता देने और कचरा मुक्त स्टार रेटिंग प्रमाणन के लिए 20 नवंबर 2021 को स्वच्छ अमृत दिवस पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाएगा और उसमें ये एक सप्ताह के बाद की जो रैंकिंग है उसको देखा जाएगा। ठीक है, सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती अभियान के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसमें क्या चीजें शामिल की जा रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सफाई सुरक्षा मित्र जो चुनौती है, यानी कि जैसे सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज SSC के रूप में हम जानते हैं, तो ये 19 नवंबर 2020 को विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था। ठीक है, लॉन्च के पीछे का क्या कारण था? सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती का उद्देश्य क्या था? शहरों को अपने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के कार्यों को मशीनीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करना था, यानी कि हाथ से नहीं करवाना था, धीरे धीरे किसके लिए प्रोत्साहित करना था? मशीनीकृत करने के लिए करना था। ठीक है, सरकार द्वारा अप्रैल 2021 में सभी राज्यों के लिए सीवर सफाई को मशीनीकृत करने के लिए चैलेंज फॉर ऑल की शुरुआत की गई। यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि सफाई सुरक्षा चैलेंज या सफाई सुरक्षा चुनौती क्या थी। ठीक है, और इसी तरह से जो आपात स्थिति में सीवर लाइन में प्रवेश करने की आवश्यकता होती थी किसी व्यक्ति को, तो उसे उचित उपकरण या सामग्री, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि उपलब्ध कराए जाने की बात की गई थी इसमें। क्योंकि हमने देखा कई बार सीवेज में जो उतरते हैं, सेप्टिक टैंक में जो व्यक्ति उतरते हैं उसकी सफाई वाले, उनकी कई बार मृत्यु हो गई क्योंकि वो पानी में गए और ऊपर नहीं आ पाया। अचानक से कुछ आपातकालीन स्थिति ऐसी हुई कि उनके पास जो उपकरण थे बचाव के, रक्षा के, वो नहीं होते। तो अगर इमरजेंसी में उतरना भी पड़े तो उनके पास आवश्यक उपकरण होने चाहिए। इस बात को लेकर ये चुनौती शुरू की गई थी। ठीक है, तो आप इस अभियान के बारे में अगर हम देखें तो सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती जो अभियान था, कुल 246 शहरों में को भाग लेने के लिए जोड़ा गया है इसमें। ठीक है, पूरे देश भर के राज्यों की राजधानियां, शहरी स्थानीय निकाय और स्मार्ट शहरों को इसमें भाग लेने की योग्यता के तहत रखा गया था, तो जिसमें 246 शहर इसमें भाग ले रहे हैं। शहरों को 3 उप श्रेणियों में, यानी कि 10 लाख से अधिक, 3 से 10 लाख और 3 लाख तक की आबादी के रूप में अलग अलग विभाजित करके सम्मानित किया जाएगा और कुल पुरस्कार राशि जो है वो 52 करोड़ रुपए निर्धारित की गई। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग राशि प्रदान की जाएगी। यह हाथ से मैला ढोने की प्रथा से निपटने के लिए सरकारी प्रयासों का एक बहुत बड़ा कदम है। यानी कि अगर आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के अंत की बात करें, छुआछूत मिटाने की बात करें, इस हाथ से मैला ढोने की प्रथा को प्रतिषेध करने की बात करें, तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ा सफल कार्यक्रम या आयोजन है। ठीक है, इसके लिए शुरू की गई पहलों की अगर हम बात करें कि किस तरह से सफाई सुरक्षा चुनौती जो है, चैलेंज है, उसको और अच्छे से करा सकते हैं, तो इसके लिए सरकार ने क्या किया है? ऋण मेलों की शुरुआत की है। ठीक है,
सफाई सुरक्षा चैलेंज अभियान के तहत ऋण मेले लगाए गए। ऋण मेले से क्या होगा कि जो सफाई कर्मी है उसके पास पैसा आएगा तो वो मशीनें या उपकरण खरीदेगा जिससे वो सेप्टिक टैंक या सीवेज लाइन जो है उसकी सफाई कर सके और उसे हाथ से न करें। इसके लिए क्या किया गया है कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम द्वारा, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम NSKFDC द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ में, ठीक है, दोनों ने मिलकर देश भर में ऋण मेलों का आयोजन किया। ठीक है, और किया जाने की बात है कि ये लोग ऋण प्रदान करेंगे जिससे जो व्यक्ति इस तरह के कामों में लगे रहते हैं वो क्या करेंगे, मतलब उद्देश्य क्या है इसका कि सफाई मित्रों को सेप्टिक या सीवेज जो सफाई करनी है उनके लिए मशीनीकृत सफाई के लिए टैंक सफाई मशीन और उपकरण खरीदने हेतु ऋण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो एक चीज ये, दूसरी ये कि NSKFDC के माध्यम से 115 शहरों में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा सफाई मित्रों को कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित किया गया है, यानी कि ट्रेनिंग सेंटर भी स्थापित किए गए हैं कि इन लोगों को ट्रेनिंग प्रदान की जाए। सेप्टिक टैंक, सीवर की सुरक्षित सफाई और खतरनाक सफाई के संबंध में शिकायतें दर्ज करने के लिए 345 शहरों में कॉल सेंटर और हेल्प नंबर चालू किए गए। तो एक ये चीज देखने को मिलेगी हमें, यानी कि यदि अब आपको कोई व्यक्ति इस तरह से नगर निगम, नगर पालिका या किसी अन्य स्थानीय निकायों के लोगों को देखा जाए कि वो हाथ से मैला साफ कर रहे हैं, हाथ से सेप्टिक या सीवेज पाइपलाइन ठीक कर रहे हैं, तो आप उनके विरुद्ध जो है वो शिकायत कर सकते हैं। तो टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। यदि आपसे कोई व्यक्ति करवाना चाहता है जबरदस्ती कि नहीं आपको तो खुद ही उतरना पड़ेगा इसमें बिना उपकरणों के, तो आप भी उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हो, जिससे इन सब चीजों को रोका जाएगा। ठीक है, साथ ही यदि हम बात करें तो 31 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने जिम्मेदार स्वच्छता प्राधिकरण की स्थापना की है, यानी कि इनने RSA की स्थापना की है। और इन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की यूटी की हम बात करें तो प्रदेश के 210 शहरों में स्वच्छता प्रतिक्रिया इकाइयां भी मौजूद की गई हैं जो इस तरह के जो सफाई सुरक्षा चैलेंज को है देखने के लिए करेंगे और मशीनीकृत सफाई कराने की बात करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा अगला विषय, तीसरा विषय, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि सफाई सुरक्षा चैलेंज या अभियान क्या है, किस तरह से जो भारत है वो धीरे धीरे हाथ से मैला धोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करने वाला है। कानूनन तो घोषणा कर दी लेकिन व्यवहारिक में लाने के लिए भी उसने सफाई सुरक्षा चैलेंज या अभियान के रूप में जो चालू किया है उसकी परिणति भी यहाँ पर बहुत सार्थक सिद्ध होगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अपने अंतिम विषय की, यानी कि आंतरिक विस्थापन की। तो अब हम बात करते हैं अपने अगले विषय यानी कि आंतरिक विस्थापन की। ठीक है, आंतरिक विस्थापन ये क्यों चर्चा का विषय बना, ये इस तरह की क्यों आई, तो हमने देखा कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी कि UNHCR की एक रिपोर्ट जारी की गई और रिपोर्ट क्या थी, मिड ईयर ट्रेंड्स 2021 के नाम से आई। इस रिपोर्ट में के 2021 के आरंभिक 6 माही में संघर्ष और हिंसा के कारण बताया कि लगभग 33 देशों में लगभग 51 मिलियन लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं हिंसा की वजह से। ठीक है, और संघर्ष के कारण 33 देशों के लगभग 51 मिलियन लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए। रिपोर्ट ये कहती है संघर्ष, कोविड-19, गरीबी, खाद्य सुरक्षा या जलवायु आपातकाल के संयोजन ने विस्थापकों की मानवीय दुर्दशा को बढ़ा दिया है, जिनमें से अधिकांश जो लोग थे वो विकासशील देशों की ओर गए, क्योंकि पिछले 2 विगत वर्षों में महामारी जो कोविड-19 महामारी का दौर था उसने भी खाद्य सुरक्षा को बढ़ाया, उसने भी गरीबी को बढ़ाया। और जब लोगों का विस्थापन हुआ, वो संघर्ष हो, हिंसा हो या इस कारण हो, तो एक मानवीय दुर्दशा जो थी उनकी बहुत बड़ी है। अफ्रीका वह क्षेत्र है जो विस्थापित व्यक्तियों की संख्या के मामले में सर्वाधिक संवेदनशील है। ठीक है, सर्वाधिक संवेदनशीलता की बात करता है। ठीक है, तो आंतरिक विस्थापन की स्थिति सभी देशों में जो है वो बढ़ गई है। अच्छा, ये समझ लें पहले कि आंतरिक विस्थापन क्या है। सर बोलते तो जा रहे हैं आंतरिक विस्थापन मतलब अंदर ही अंदर, एक शहर से दूसरे शहर, देश के अंदर ही। कई बार देश से विदेश जाते हैं तो उसको हम शरणार्थी के रूप में देखने लगते हैं, उनको एक नया नाम दे दिया जाता है। जो भगाए जाते हैं या किसी अन्य घटना के कारण दूसरे देश में जाके शरण लेते हैं तो उन्हें शरणार्थी कहा जाता है। और आंतरिक विस्थापित व्यक्ति जो हैं वो अलग हैं। तो आंतरिक विस्थापन क्या है, तो आंतरिक विस्थापन परिभाषा के रूप में या अर्थ के रूप में देखें तो उन लोगों की स्थिति का वर्णन करता है जिन्हें अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया,
लेकिन उन्होंने अपना देश नहीं छोड़ा, यानी कि केवल स्थान छोड़ा है। अगर हम इसको भारत माने और कोई व्यक्ति तमिलनाडु का है या कोई केरला का है या कोई राजस्थान गुजरात का है या कोई आंध्र प्रदेश अपना अरुणाचल प्रदेश का है या जम्मू कश्मीर का, यदि ये व्यक्ति कहीं से इनको भगा दिया जाता है, ये मध्य प्रदेश में आगे रहते हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो इससे ही आंतरिक विस्थापन कहा जाएगा। ठीक है, विस्थापन के कारकों की बात करें तो प्रत्येक वर्ष लाखों लोग संघर्ष, हिंसा, विकास परियोजनाएं, आपदाओं या जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में अपने घरों को या अपने निवास स्थानों को छोड़कर अपने ही देश की सीमाओं के भीतर कहीं अन्यत्र जो है वो विस्थापित हो जाते हैं। विकासशील परियोजनाओं से आशा ये था कि कहीं पर डैम बन रहा है, बड़ा बांध, ब्रिज बन रहा है या कुछ बन रहा है, तो उस क्षेत्र के लोग वहां से मजबूरन दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए जाते हैं, विस्थापित कर दिए जाते हैं। कई बार कोई संघर्ष है, हिंसा बहुत बड़ा रूप ले लेता है, तो वहां से भी लोग चले जाते हैं। जैसे हम जम्मू कश्मीर के पंडितों की स्थिति देखते हैं तो जम्मू कश्मीर छोड़कर चले गए। ठीक है, इसी तरह से किसी अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में जो बहुसंख्यक लोग होते हैं वो निकल लेते हैं वहां से, यानी कि अगर कहीं मुस्लिम समुदाय अधिक है और हिंदू या अन्य कोई समुदाय वहां पर कम है और हिंसा बढ़ती है तो वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। कहीं पर मुस्लिम समुदाय कम है और उन बहुसंख्यक के बीच में और अल्पसंख्यकों के बीच में बार बार संघर्ष होता है तो वो छोड़कर चले जाते हैं। और इसके घटकों की अगर हम बात करें तो आंतरिक विस्थापन दो घटकों पर आधारित होता है। पहला, यदि लोगों का विस्थापन जबरदस्ती या अनैच्छिक है। ठीक है, दूसरा, यदि व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त राज्य की सीमाओं के भीतर रहता है, उन्हें शरणार्थियों के अलग करने हेतु अलग रखा जाता है। तो इन दो घटकों के आधार पर हम आंतरिक विस्थापन को समझते हैं। और शरणार्थियों से अगर अंतर किया जाए हम आंतरिक विस्थापित व्यक्तियों का, तो कैसे? वैसे शरणार्थियों के लिए कोई कानून या नियम नहीं है, लेकिन वर्ष 1951 के शरणार्थी सम्मेलन के अनुसार शरणार्थी एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर अत्याचार किया गया है और वह अपने मूल देश को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है। समझ गए अब आप? आंतरिक विस्थापन में क्या था? देश की सीमा नहीं छोड़ रहा, वो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश या एक स्थान से दूसरे स्थान। लेकिन शरणार्थी क्या है? एक देश से दूसरे देश को, यानी कि अपने देश को छोड़ने के लिए वो व्यक्ति मजबूर हो गया था। ठीक है, शरणार्थी माने जाने की एक पूर्व शर्त यह भी है कि वह व्यक्ति एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करता हो, मतलब एक देश या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करके वो आया हो। ठीक है, शरणार्थियों के विपरीत आंतरिक विस्थापन या आंतरिक रूप से विस्थापित लोग किसी एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय नहीं है और ना ही इस तरह के किसी सम्मेलन के नियम कानून उनके ऊपर लागू होते हैं। और यही एक वजह है कि ऐसे भारत जैसे देश में इस तरह की निगरानी रखना या उनको चिन्हित करना कि आंतरिक विस्थापन कहां किया जा रहा है बहुत कठिन कार्य बन जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों की सुरक्षा और सहायता पर वैश्विक नेतृत्व के रूप में किसी एक एजेंसी या संगठन को नामित नहीं किया गया है। हालांकि एक आंतरिक विस्थापन पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं और संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों को कितने ही देश मानते हैं। ठीक है, एक बड़ा मुद्दा है इस बात को लेके कि भारत तो चलो बहुत सारी चीजों को अंगीकार कर लेता है, लेकिन अन्य देश जो हैं जहां पर शरणार्थी हो या आंतरिक विस्थापितों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनकी दुर्दशा के स्तर को और गिरावट के स्तर पर देखा जाता है, तो वो लोग नहीं मानते हैं। ठीक है, आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों की अगर हम बात करें तो बहुत कठिन होती है। हम देखें, गरीबी से जूझता हुआ एक परिवार अपने गांव को छोड़कर कहीं अन्य जगह पे गया, तो वहां पर उसके लिए क्या चीजें हैं? पहले तो रहने की व्यवस्था होनी चाहिए उसको, फिर खाने पानी के, फिर जब वो रोजगार के अवसर तलाशता है तो फिर वहां से शुरू होता है उसके शोषण की प्रक्रिया। ठीक है, वहां पर उसका शारीरिक शोषण, यौन शोषण, लिंग आधारित हिंसा का खतरा बना रहता है और परिवार के सदस्यों से अलग होने का जोखिम तो वो लोग उठाते हैं। कई बार ये होता है कि पति पत्नी अपने छोटे बच्चों के साथ चले जाते हैं, पति काम पे गया तो महिला के साथ दुर्व्यवहार, उसके साथ यौन शोषण किया जाना या अन्य चीजें। अब परिवार से दूर हैं, है ना, शहर में है, परिवार की स्थिति या गांव की स्थिति से बेदखल किए गए हैं, तो मजबूरन उनको रहना है, तो इस प्रकार के शोषण का शिकार वो जानबूझकर भी होते रहते हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या है। वे प्रायः पर्याप्त आश्रय, भोजन, स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहते हैं और अक्सर अपनी संपत्ति, भूमि या आजीविका तक अपनी स्थापित पहुंच को खो देते हैं और धीरे धीरे जो चीज़ें उनके पास थीं या वो धीरे धीरे प्राप्त करने वाले थे उनसे वो बहुत दूर होते जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, अगर भारत में आंतरिक विस्थापन की हम बात करें तो सबसे पहले विस्तार की बात करते हैं कि इतने बड़े देश में
इनको चिन्हित करना, इनको पकड़ पाना या इनकी जो संख्या है उसका अनुमान लगाना लगभग मुश्किल है, क्योंकि निगरानी के लिए कोई एक ऐसा सूचना तंत्र हमारे पास नहीं है जो केंद्र या राज्य सरकारों का डेटा का समन्वय के लिए जिम्मेदार हो। यानी कि कोई भी केंद्रीय प्राधिकरण एजेंसी ऐसी नहीं है जो कि आंतरिक विस्थापित जो समूह है या लोग हैं उनके डेटा या उनकी निगरानी की बात कर सके। द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन द इंटरनल डिप्लेसमेंट, है ना, जो वैश्वीकरण एक रिपोर्ट आई थी 2020 में, ठीक है, आंतरिक विस्थापन के लिए वर्ष 2019 में भारत में लगभग 5 मिलियन लोग जो हैं वो विस्थापित हुए, जो कि अब तक विश्व में सर्वाधिक हैं। मतलब भारत में ही इतने लोग हैं आंतरिक, क्योंकि आबादी के रूप में भी हम बहुत बड़ा समूह है, तो विस्थापन अगर हो रहा है तो कोई नहीं। भारत में आंतरिक विस्थापन के अंतर्गत नीतिगत ढांचे की हम कमी देखते हैं। भारत में शरणार्थी या आंतरिक विस्थापित समूह की समस्या से निपटने के लिए कोई भी राष्ट्रीय नीति या कानूनी संस्थागत ढांचा नहीं है, तो ये भी एक बड़ी चुनौती। जब उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो कोई ऐसा कानून, ऐसी कोई नीति नहीं है कि उनके अधिकारों को उन्हें प्रदान किया जाए, सुरक्षा प्रदान की जाए। हालांकि 1951 का जो कन्वेंशन था शरणार्थी वाला संयुक्त राष्ट्र संघ का, या 1967 के जो प्रोटोकॉल थे, भारत ने उनकी पुष्टि नहीं की, ठीक है, और वह अधिकांश शरणार्थी समूहों को यूएनएचसीआर तक की पहुंच की अनुमति देता है। शरणार्थी मुद्दों की निगरानी के लिए एक स्थायी संस्थागत ढांचे के अभाव में शरणार्थियों का दर्जा देना राजनीतिक अधिकारियों के विवेक पर निर्भर करता है। अभी हम जो CAA या NRC वाला मामला देख रहे हैं तो इसमें भी ये विभेद देखने को मिल रहा है कि शरणार्थी के रूप में किसे मान्यता दी जाए, किसे मान्यता नहीं दी जाए, ये भी किसके विवेक पर है, अधिकारियों के, क्योंकि यहां पर कोई संस्थागत ढांचा नहीं है। भारत में आंतरिक विस्थापन के कारकों पर अगर हम देखें तो सबसे पहले हम ये पाते हैं कि अलगाववादी आंदोलन, अलगाव वाले जो आंदोलन बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, उन्हीं के कारण स्थिति बढ़ती जा रही। आजादी के बाद से उत्तर पूर्वी भारत में 2 प्रमुख सशस्त्र संघर्ष हुए, नागा आंदोलन और असम आंदोलन। सभी जानते हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, तो आप नागा आंदोलन और असम आंदोलन को जानते हैं। इस कारण उस क्षेत्र का जो जनमानस था वो दूसरे स्थान, राज्य बलों, आतंकवादियों के बीच जम्मू कश्मीर के युद्धों, ठीक है, इस कारण कश्मीरी पंडितों का बड़े पैमानों पर पलायन हुआ, जिसकी हमने पूर्व में भी चर्चा की थी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण। स्थानीय हिंसा, आंतरिक विस्थापन जातिगत विवादों जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश में, धार्मिक कट्टरवाद, भूमिपुत्र सिद्धांत, ठीक है, गैर स्वदेशी समूहों का निवास, ठीक है, और रोजगार के अधिकारों के प्रति आक्रामक रुख। इस तरह महाराष्ट्र में भी देखा कि बिहारियों को भगा दो, महाराष्ट्र केवल मराठियों का है, उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति आती है। और स्थानीय हिंसा, जातिगत हो, धार्मिक हो, इस तरह की हिंसा से भी जो धीरे धीरे है स्थानीय हिंसा से प्रवासन बढ़ता जाता है। पहचान आधारित स्वायत्तता आंदोलन, बोडोलैंड की मांग हो, पंजाब गोरखालैंड की मांग हो, लद्दाख जैसे पहचान आधारित स्वायत्तता आंदोलनों में भी हिंसा और विस्थापन को बढ़ावा दिया है। वहीं पर्यावरण और विकास से प्रेरित विस्थापन हो, तो यहाँ तीव्र आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए भारत ने बहुत सारी जो औद्योगिक परियोजनाएं थी, ठीक है, उन परियोजनाओं की शुरुआत की, बांधों को बनाना शुरू किया, सड़कों, खानों, बिजली संयंत्रों और नए शहरों में निवेश किया, जो केवल जो धीरे धीरे था, जो बड़े पैमाने पर भूमि के अधिग्रहण और लोगों के विस्थापन के माध्यम से जुड़ा हुआ था। क्योंकि भूमि का अधिग्रहण होगा तभी तो इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं या इकाइयां स्थापित होंगी और उस क्षेत्र के जो लोग होंगे वहां से क्या होंगे, विस्थापित हो जाएंगे। तो ये स्थिति थी। अब आगे की राय, आगे क्या होना चाहिए, विस्थापितों के लिए कानूनों की मांग की जानी चाहिए, कोई एक ऐसी केंद्रीकृत निगरानी या स्थायी सूचना तंत्र बनानी चाहिए जिससे सभी लोगों की जानकारी जुटाई जा सके। और सबसे प्रमुख है नीतिगत ढांचे की आवश्यकता। समावेशी वृद्धि और विकास सुनिश्चित करने और संकट प्रेरित प्रवास को कम करने हेतु भारत को प्रवास केंद्रित नीतियों, रणनीतियों और संस्थागत तंत्र तैयार करने की आवश्यकता हो। एक ऐसा तंत्र जो इन सभी बातों को लेकर सक्रिय हो और काम करता हो, ठीक है। न्याय प्रदान करने की बात करें, केंद्र सरकार को आंतरिक रूप से विस्थापित आबादी, कम वेतन वाला, असुरक्षित या खतरनाक काम, अवैध व्यापार, महिलाओं और बच्चों का यौन शोषण आदि के प्रति अत्यधिक सुविधा को, अपर्याप्त आवास के मुद्दों से जूझ रही जो जनता है उसके लिए सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, ऐसे व्यक्तियों को जो है वो न्याय देने के लिए काम करे। तो ये था हमारा आज का
लेक्चर। आशा करता हूं आप सभी को लोग समझ में आया हो। यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगले वाले वीडियो में मैं आपकी सारी शंका जो है उनका समाधान करूंगा। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।